उड़ते उड़ते ही लोग लाश बन गए, जहाज की भूतिया कहानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सब ने अपने बचपन में रहस्यमय, थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी तो सुनी होगी और आज भी क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे शोज लगातार चलते रहते हैं। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है क्या ये मिस्ट्री केवल कहानियों तक होती है या सच में कोई ऐसी घटना घटी भी होगी? क्या सच में इतिहास में राज और मिस्ट्री छुपी हुई है जो न केवल किसी इंसान के होश उड़ा देंगे बल्कि उसके रोंगटे भी खड़े कर सकते हैं? क्या कभी ये राज इतने आश्वस्त हो सकते हैं? दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना जरूर। आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। जब तक आप अपने विचार लिखते हो तब तक हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी हवाई जहाज से यात्रा की है? दोस्तों हवाई जहाज में बैठना और उसमें सफर करने का बहुत से लोगों का सपना रहता है, पर दोस्तों ये सपना कुछ लोगों का सपना ही बनकर रह जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो हवाई जहाज में बैठे तो हैं लेकिन कभी उतरे नहीं। दोस्तों अब आप हमारी ये वीडियो अंत तक देखना। अगर आप भी हवाई जहाज में बैठने की सोच रहे हैं तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद इसमें बैठने के बारे में सोचेंगे। दोस्तों हर बार की तरह हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और मेरी टीम इसको बनाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। इसलिए आप एक लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ा दो। 14 अगस्त 2005 की सुबह हेलोइज एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 पर कैबिन क्रू अपने आने वाली फ्लाइट की तैयारी कर रहा था, जो कि आइसलैंड ऑफ साइप्रस से एथेंस जाने वाली थी। और इसी जहाज में एंट्री प्रोटोमा, जिनकी उम्र 25 साल की थी, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर मौजूद थे। वहीं उनकी डायरी में उन्होंने अपने प्लान्स लिखे हुए थे, जिसमें वो जल्दी अपना पायलट बनने का सपना देख रहे थे। इनके पायलट को जहाज उड़ाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम आपको बता दें, कोई भी फ्लाइट उड़ाने से पहले फ्लाइट के क्रू को बहुत सारे टेस्ट पूरे करने पड़ते हैं। बेशक आज के समय में ये सब टेस्ट एक फॉर्मेलिटी ही है, जिसमें जहाज में मौजूद सभी यात्रियों की जांच की जाती है और फ्लाइट 522 में भी सभी टेस्ट पूरे किए गए। जल्द ही सारे टेस्ट पूरे करने के बाद क्रू ने सभी 112 यात्रियों को जहाज में आने की परमिशन दे दी और सुबह के 9 बजकर कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट 522 रनवे पर दौड़ते हुए उड़ान भर गई। उड़ने के कुछ ही मिनटों बाद प्लेन अपनी ऊंचाइयों को पकड़ते हुए आसमान को चीरता जा रहा था और देखते देखते 12,000 फीट पर पहुंच गया। इतनी ऊंची हाइट पर पहुंचकर पायलट को एक अलार्म सुनाई देता है और जांच करने के बाद पता चलता है कि अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मॉर्निंग अलार्म था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अलार्म कोई भी गड़बड़ी होने पर ही बजता था। क्या मतलब था 12,000 फीट ऊंचाई पर आने पर बजने का? इस अलार्म को देख दोनों पायलट पूरी तरह से कंफ्यूज थे। अब आप सोच रहे होंगे इस अलार्म का मतलब क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अलार्म पायलट को ये बताता है कि जहाज अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर जाकर बजने पर भी सभी हैरान थे। लेकिन तभी दोनों पायलट्स में से एक किसी से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताया कि उनके जहाज में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। ये अलार्म लगातार बजता जा रहा है और हालात अब फिर से बिगड़ने वाले थे, क्योंकि उनका अब मास्टर कॉशन अलार्म बजना बंद हो गया था, जिसका मतलब ये था कि जहाज में मौजूद कोई सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि इस अलार्म की आवाज की वजह से पायलट अपनी बातें एडीसी तक पहुंचा नहीं पा रहे थे और बार बार एडीसी उसे असल दिक्कत के बारे में पूछ रहा था। लेकिन फ्लाइट में बैठे दोनों पायलट समझ चुके थे कि वो अब बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और सभी यात्रियों में भगदड़ मच गई और प्लेन का क्रू सभी यात्रियों को बचाने में लगा हुआ था। वहीं अब सभी को यह एहसास हो चुका था कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क अपने आप खुलकर नीचे आ गए थे। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह थी कि दोनों पायलट को ये नहीं पता था कि पीछे बैठे सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वो तो अभी तक टेक ऑफ और कॉन्फ़िगरेशन के अलार्म को सुलझाने में लगे थे। साथ ही उसमें एक पायलट एडीसी को यह बता रहा था कि उनके सभी सिस्टम ओवरहीट हो रहे हैं और उसी उलझन में एडीसी के साथ बहसबाजी करते हुए दोनों पायलट का उनके साथ कनेक्शन टूट जाता है। पीछे से एडीसी उनके साथ बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वहां से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रहे फ्लाइट को अभी टेक ऑफ किए बस 30 मिनट ही हुए थे और लगातार वो ऊंचाइयों पर जा रहा था। अब ये प्लेन मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उड़ते हुए एथेंस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आमतौर पर इस रोड पर फ्लाइट 1.5 घंटे का समय लेती है, पर अब इस जहाज को उड़ते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। वो जहाज कहाँ था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एथेंस में 30,000 से ज्यादा की आबादी रहती है। अगर ये जहाज इस शहर में जाकर गिरा तो बड़े पैमाने पर जान का नुकसान होना तय था और तभी ग्रीक के अधिकारियों को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बढ़िया फ्लाइटर जेट्स को हवा में ही उस फ्लाइट 522 को ढूंढने के लिए भेजा। जल्दी उन्होंने फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। एक जहाज तो उड़ते उड़ते उसके बहुत पास आ गया।
ये देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा कोई को पायलट की सीट पर बैठा हुआ है, वही मुख्य पायलट अपना मुख नीचे करके बेसुध हालातों में पड़ा है। वहीं थोड़ा पीछे आने पर पैसेंजर्स की खिड़की में उनका जायजा लिया, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स को उड़ता देखकर किसी भी पैसेंजर्स ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। और तभी फाइटर जेट के एक पायलट ने देखा कि पीछे कैबिन में से कोई चलता हुआ आगे जा रहा है। उस आदमी को देखकर दोनों फाइटर जेट्स उन्हें इशारा कर रहे थे और उससे स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उस व्यक्ति ने दोनों फाइटर जेट्स की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और तभी फ्लाइट 522 अपने आप ही लेफ्ट साइड झुक गया और झुककर वो सीधा नीचे गिरने लगा और पूरे 10,000 मीटर तक ये जहाज नीचे धरती की तरफ गिर रहा था। और ग्राउंड से 2100 मीटर की ऊंचाई पर कैप्टन सीट पर बैठे किसी इंसान ने फाइटर जेट को देखा, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्लेन में बैठे यात्री कितने बेबस रहे होंगे। 12 बजने के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट 522 ग्रीक के पहाड़ों में जा गिरी। जरा आप भी सोच कर देखिए, अब वो फ्लाइट पहाड़ों में जाकर गिरी तब दोनों फाइटर जेट्स उसे देख रहे थे और उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट 522 के साथ हादसा होने की बात आग की तरह फैल गई और तुरंत बचाव अभियान चलाया गया। बदकिस्मती से इस हादसे में प्लेन में मौजूद कोई भी इंसान बच नहीं पाया। चलिए अब जरा सोच कर देखिए, मैं आपसे कहूं इस प्लेन में बैठे सभी यात्री हवा में ही मर चुके थे तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहने से पहले आप यही सोचेंगे कि वो हवा में कैसे मर सकते हैं। सभी की सभी 121 लाश मलबे से निकाली गई और उन्हें पास ही के ऑफिस में ले जाया गया। इसी के बाद इनमें से कई लाशों की जांच की गई और केस और उलझ गया, क्योंकि इसके बाद सामने आया कि जहाज पर मौजूद सभी लोग एक्सीडेंट होने से पहले ही मर चुके थे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जहाज पूरी तरह 2 घंटे से किसके कंट्रोल में था। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो शायद फ्लाइट अटेंडेंट प्रोटोमा ही थे, जिन्होंने ये जहाज इतनी देर तक संभाल रखा था, क्योंकि अंत में उन्हीं की बात एडीसी को सुनाई दी थी। जरा आप भी सुनिए उस जहाज के अंतिम बोल क्या थे। Mayday. Flight 5. शुरुआत में सभी को ये आतंकवादी हमला लग रहा था, लेकिन बाद में ये सब गलत साबित हुए। प्रोटोमा इस रिकॉर्डिंग में मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने मदद के लिए बार बार चिल्लाया, लेकिन तभी इनकी नजर जहाज के कंट्रोल पैनल के ऊपर गई। ये जहाज 3 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए हवा में था और उसके बाद ये जहाज लेफ्ट साइड झुक गया था। और इसका कारण था कि जहाज के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो चुका था। लेकिन अभी भी मुख्य कारण सामने आना बाकी था। चीफ इन्वेस्टिगेटर को इस छोटे से पैनल पर एक बटन दिखाई दिया और ये बटन था प्रेशराइजेशन को सेट करने का। और इस बटन को देखकर उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेशराइजेशन बटन से पूरे जहाज में हवा कैसे आएगी, इस चीज को कंट्रोल करता है। जहाज के चारों ओर लगे इंजन्स हवा को हवाई जहाज के अंदर भेजते रहते हैं ताकि वहां बैठे लोगों को सही तरीके से ऑक्सीजन मिल सके। और आमतौर पर इस VFI बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। और अगर अब इसे मैनुअल मोड पर कर दे तो कैप्टन और को कैप्टन को ध्यान रखना पड़ता है कि इस जहाज के अंदर हवा है या नहीं। अब मैं आपको इस हादसे से एक दिन पहले लेकर चलता हूँ। वहीं ये जहाज उस दिन अपने रूटीन सर्विस के लिए गया था। वहां उसकी अच्छे से जांच की गई और जांच करने वाले लोगों ने VFI बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया था और उसे ये ऑटो करना भूल गया और मैनुअल मोड पर ये जहाज पायलट्स को पकड़ा दिया गया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ना ही पायलट और ना ही को पायलट ये ध्यान देता है कि उनका VFI बटन मैनुअल मोड पर ही रह गया। और अब धीरे धीरे इस जहाज का ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी और जैसे ही जहाज में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, वहां मौजूद लोगों के अंदर बेचैनी होने लगी और वो लोग बहुत ही अजीब व्यवहार एक दूसरे से करने लगे। वहीं को पायलट की सीट पर बैठे दोनों पायलट्स को जब अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने मुख्य गड़बड़ को जांचना शुरू कर दिया, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स या फिर कुछ और। उनका ध्यान भी VFI बटन की तरफ नहीं गया। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी गिरने लगी, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। अब कैबिन में तो ऑक्सीजन मास्क सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन पायलट की सीट पर ऑक्सीजन मास्क कभी भी अपने आप नहीं गिरते। इस घटना के पूरे 15 महीने बाद पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस हादसे की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ एक बटन की वजह से पूरा जहाज इस हालत में गया। अब आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब जहाज में ऑक्सीजन ही थी नहीं तो ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन कहां से आती है। तो मैं आपको बता दूं, पैसेंजर सीट के ऊपर केमिकल जनरेटर्स लगे होते हैं, जिसमें कुछ समय तक ऑक्सीजन बाहर निकलती है और आमतौर पर जनरेटर सिर्फ 12 मिनट तक ही हर यात्री को ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसने वो मास्क लगाया हुआ था वो सिर्फ 12 मिनट ही सांस ले सकता था और एक समय पर आकर प्लेन में ऑक्सीजन गायब हो गई।
अब जहाज सभी मरे हुए लोगों को हवा में उड़ाता हुआ ऑटो पायलट मोड पर ही ग्रीक की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ पर हमें प्रोटोमा की बात कर लेनी चाहिए। वो एक स्कूबा डाइवर थी। जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं वो लोग अपनी सांस बहुत लंबे लंबे समय तक रोकने में सक्षम होते हैं और इसीलिए पूरी फ्लाइट में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रह पाए और उन्हें अंतिम बार फाइटर जेट्स के द्वारा देखा गया। और आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन ग्रीस तक पहुंचते पहुंचते ये जहाज एक भूतिया जहाज में तब्दील हो चुका था। प्रोटोमा ने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मरे हुए लोगों के साथ ऑक्सीजन मास्क में से ही ऑक्सीजन लेते लेते अंत तक पहुंचे और अंतिम बार एडीसी को मदद की गुहार लगाई। इस प्लेन में बैठे सभी लोग हाइपोक्सिया के शिकार हो चुके थे और इस घटना में पूरे 121 लोग लाश बनकर हवा में घूमते रहे और अंत में अपनी जान गंवा बैठे, वो भी एक बटन के पीछे। दोस्तों, भले ही अधिकारियों को ये नहीं लगता हो, मगर हमारी नजर में असल दोषी उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज्ड बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं दी थी। ऐसे में या तो इन्हें वापस ऑटो मोड में डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से अवगत कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वो ये लापरवाही ना करते तो उस दिन 121 लोगों की जान न जाती। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।